नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में प्रकाश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो अपन समय बिना गवाए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ठीक है, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ऑप्शन ए में है दूरी, ऑप्शन बी में है समय, ऑप्शन सी में है प्रकाश और ऑप्शन डी में है ध्वनि। तो दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसको कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी है, उसी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो यहाँ पर कुल तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो इसका मतलब है कि जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी का मात्रक है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे दूसरा प्रश्न है, पारसेक किसका मात्रक है? ऑप्शन ए में है दूरी, ऑप्शन बी में है समय, ऑप्शन सी में है प्रकाश और ऑप्शन डी में है ध्वनि। तो दोस्तों, पारसेक है वो किसका मात्रक होता है? वो मात्रक होता है अपने दूरी का। तो इसमें ऑप्शन ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। समतल दर्पण की आवर्धनता होती है। ऑप्शन ए में है +1, ऑप्शन बी में है -1, ऑप्शन सी में है +2, ऑप्शन डी में है -2। तो दोस्तों, समतल दर्पण की आवर्धनता, तो आवर्धनता का सूत्र होता है m बराबर h'/h। मतलब आवर्धनता बराबर होती है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटावा बिंब की ऊंचाई। ठीक है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब है वह वस्तु के बराबर साइज का ही होता है। तो प्रतिबिंब की साइज और बिंब की साइज बराबर होने के कारण जो इसकी आवर्धनता आएगी वो 1 आएगी। ठीक है, आगे बात में, और वो भी +1 ही आएगी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा +1 अर्थात ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा दर्पण का सही दर्पण सूत्र है? तो 4 ऑप्शन में से सही दर्पण सूत्र कौन सा है उसको अपने को चुनना है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ऑप्शन बी में है 1/f बराबर 1/v बराबर, सॉरी यहाँ पे ये माइनस प्लस है, सॉरी प्लस 1/u। ऑप्शन सी में है f बराबर v + u। ठीक है, और ऑप्शन डी में है 1/v बराबर 1/f + 1/u। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1/f बराबर 1/v + 1/u। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सेविंग दर्पण में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए में है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी में है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में है समतल दर्पण और ऑप्शन डी में है उभय अवतल दर्पण। तो दोस्तों, सेविंग दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। प्रकाश किस दिशा में गमन करता है? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है सभी दिशाओं में, ऑप्शन सेकंड है एक सरल रेखा में, और ऑप्शन थर्ड जो है से में है टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, और ऑप्शन जो दे है फोर्थ ऑप्शन है उसमें ऊपर से नीचे की ओर। तो दोस्तों, आप सब ने पढ़ रखा है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। ये हमने छोटी क्लासों में ही पढ़ लिया है। तो प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। दिन के समय में कमरे में उजाला रहता है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए है प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी है प्रकाश का नियमित परावर्तन, ऑप्शन सी में है प्रकाश का विसरित परावर्तन, ऑप्शन डी में है प्रकाश का अपवर्तन। तो ऑप्शन के अनुसार इसका सही आंसर बताओ कि दोस्तों क्या होगा। तो जो यहाँ पे ऑप्शन ए में है प्रकाश का परावर्तन, फिर ऑप्शन बी में दे रखा प्रकाश का नियमित परावर्तन और ऑप्शन सी में प्रकाश का विसरित परावर्तन। तो यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। तो दोनों प्रकार यहाँ दिए हुए हैं। तो फिर अपने को देखना है कि नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन में से कौन सा है आंसर राइट होगा। तो यहाँ पर जो कमरे में उजाला रहने का कारण है वो है प्रकाश का विसरित परावर्तन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8। प्रकाश के किस गुण के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है? ऑप्शन ए में है प्रकाश के परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी में है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी में है विवर्तन के कारण, ऑप्शन डी में है ध्रुवण के कारण। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रकाश के परावर्तन के कारण। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के कारण ही वस्तुएं हमें दिखाई देती है। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। परावर्तन के नियमों अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से होता है।
ऑप्शन ए है बड़ा, ऑप्शन बी है छोटा, ऑप्शन सी में है बराबर और ऑप्शन डी में है बड़ा अथवा छोटा कुछ भी। ठीक है, तो दोस्तों परावर्तन का जो प्रथम नियम है वो क्या कहता है, वो कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण होता है वो क्या होता है, बराबर होते हैं। और एक परावर्तन का दूसरा नियम और है, ठीक है, जिसके अनुसार आपतित प्रकाश की किरण, परावर्तित प्रकाश की किरण और अभिलंब है वो तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण है वो आपस में कैसे होता है, बराबर होता है। ये प्रकाश के परावर्तन का एक नियम है। तो इसके अनुसार जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन से बराबर वाला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, ठीक है, तो इसे अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करें। ठीक है, और आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है विद्याशक्ति एजुकेशन का टेलीग्राम ग्रुप, उससे भी आप जुड़ सकते हो। ठीक है, वहाँ पर हर रोज़ क्विज़ मिलेंगे आपको और साथ ही साथ एग्ज़ाम से संबंधित अन्य जानकारियाँ और अन्य प्रश्न भी वहाँ पर आपको मिलेंगे, जिससे आपकी तैयारी है वो लगातार और अच्छी होती रहे। तो प्रश्न देखते हैं अपन। प्रश्न नंबर 10 है, परावर्तन कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि परावर्तन है वो दो प्रकार का होता है, एक तो नियमित परावर्तन होता है और एक विसरित परावर्तन होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दो प्रकार। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सा परावर्तन का प्रकार है। ठीक है, ऑप्शन ए में नियमित परावर्तन, ऑप्शन बी में विसरित परावर्तन, ऑप्शन सी में उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया परावर्तन है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा उपयुक्त दोनों ऑप्शन से। ठीक है, तो नियमित परावर्तन में क्या होता है, नियमित परावर्तन में प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात है वो एक दूसरे के समांतर रहती है और इस प्रकार का जो परावर्तन है वो समतल पृष्ठ के द्वारा होता है। ठीक है, और विसरित परावर्तन में क्या होता है, परावर्तित प्रकाश किरणें आपस में एक दूसरे के समांतर नहीं होती है और इस प्रकार का जो परावर्तन है वो खुरदरी सतह के द्वारा होता है या खुरदरी परावर्तक पृष्ठ के द्वारा होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन से हो जाएगा, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन दोनों ही प्रकार का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा अवतल दर्पण का उपयोग नहीं है। ऑप्शन ए में है सेविंग दर्पण के रूप में, ऑप्शन बी में है दंत चिकित्सा में, ऑप्शन सी में है सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने में और ऑप्शन डी में है वाहनों में पश्य दृश्य दर्पण के रूप में। तो दोस्तों इसमें सेविंग दर्पण के रूप में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है, दंत चिकित्सा में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है और सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है और वाहनों में पश्य दृश्य दर्पण के रूप में है वो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, तो प्रश्न में कह रहा है अवतल दर्पण का उपयोग नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से उत्तल दर्पण का उपयोग है। ऑप्शन ए में है एटीएम पर पीछे का दृश्य देखने हेतु, ऑप्शन बी में है वाहनों में पश्य दृश्य दर्पण के रूप में, ऑप्शन सी में है उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी में है वाहनों के हेडलाइट में। तो वाहनों के हेडलाइट में दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, और वाहनों में पश्य दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है और एटीएम पर जो पीछे का दृश्य देखने के लिए भी उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन से उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की नहीं है। तो समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता कौन सी नहीं है उसको अपने को पहचानना है। ऑप्शन ए में है प्रतिबिंब वस्तु के बराबर साइज या ऊंचाई का होता है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब है वो वस्तु के बराबर साइज का होता है। ऑप्शन बी में है प्रतिबिंब दर्पण में उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी वस्तु को दर्पण से आगे रखा गया है, ये भी ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, ऑप्शन सी में है प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तन का मतलब होता है दोस्तों वस्तु का जो बायां भाग है वो प्रतिबिंब में दायां दिखेगा और वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बायां दिखेगा। इस घटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। ठीक है, तो ए, बी और सी
जो तीनों है वो तो सही है अभी तक। ठीक है, अब ऑप्शन दे में देखते हैं। प्रतिबिंब वस्तु के बराबर साइज का होता है, बिल्कुल सही है, परंतु पार्श्व परिवर्तित नहीं होता है, ये गलत है, क्योंकि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। तो ऑप्शन दे में आधा जो कथन है वो सत्य है और आधा कथन है वो असत्य है। तो कुल मिलाकर पूरा जो कथन है वो गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दे हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के 2F या C पर रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो 2F का मतलब होता है दोस्तों वक्रता केंद्र। ठीक है, तो 2F को ही वक्रता केंद्र कहते हैं और वक्रता केंद्र को C से दर्शाया जाता है। 2F का मतलब होता है कि ये फोकस दूरी का क्या होता है, दुगुना होता है। जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दुगुनी होती है। ठीक है, तो 2F और C का मतलब एक ही होगा। ठीक है, तो दर्पणों से प्रतिबिंब निर्माण को हमने पढ़ा है। ठीक है, वो वीडियो यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाओ आप फिजिक्स की में, और फिजिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियो को जरूर देखें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ठीक है, और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इसे शेयर करो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है C व F के मध्य बनेगा, ऑप्शन बी है F पर बनेगा, ऑप्शन C है C या 2F पर बनेगा, और ऑप्शन D में है दर्पण के पीछे बनेगा। तो दोस्तों ध्यान रखना है, जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा C या 2F पर बनेगा। तो ऑप्शन C है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। ऑप्शन ए में है वास्तविक व सीधा, ऑप्शन बी में है आभासी व सीधा, ऑप्शन सी में है आभासी व उल्टा, और ऑप्शन डी में है वास्तविक एवं उल्टा। तो दोस्तों समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो हमेशा ही कैसा होता है, आभासी होता है और सीधा होता है। आगे बात में इनको अपन पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वस्तु के बराबर साइज के होते हैं और दर्पण में उतनी ही दूरी पर बनते हैं जितनी दूरी पर वस्तु को दर्पण से आगे रखा गया है। ठीक है, तो इसकी ये 4 प्रमुख विशेषताएं हैं, इनमें से 2 विशेषताएं दे रखी है। ठीक है, तो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा आभासी व सीधा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या R एवं फोकस दूरी F में क्या संबंध है? ठीक है, तो ऑप्शन ए में है वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है, ऑप्शन बी में है वक्र त्रिज्या फोकस दूरी की आधी होती है, ऑप्शन सी में है वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के बराबर होती है, और ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी कथन गलत है। तो दोस्तों दर्पण जो होता है गोलीय दर्पण, उसकी वक्रता त्रिज्या R और फोकस दूरी में एक संबंध होता है और वो संबंध है R बराबर 2F का, R बराबर 2F का। ठीक है, मतलब है इसका कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दुगुनी होती है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है, या यूँ कह दो कि फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब ऑप्शन ए में दे रखा है वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है, बिल्कुल करेक्ट सही है। ठीक है, ऑप्शन बी में है वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की आधी होती है, नहीं, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की आधी नहीं होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन से में वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के बराबर होती है, ये भी गलत है। ठीक है, तो बे और से गलत है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, वो ए ही रहेगा। क्या रहेगा, ए रहेगा, ए करेक्ट आंसर है इसका। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 समतल दर्पण एक दूसरे के 60 डिग्री पर रखे गए हैं तो इनके मध्य रखी किसी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो दोस्तों 2 दर्पणों के बीच किसी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है 360 डिग्री बटावा थीटा -1। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से यदि अपन इसको हल करते हैं तो इसके द्वारा बनने वाले जो प्रतिबिंबों की जो संख्या होगी, ठीक है, वो हो जाएगी आपके कितनी हो जाएगी, 360 को 60 से डिवाइडेड करो तो 6 चंके 36 हो जाएंगे, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, तो आ जाएंगे 6 माइनस 1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बे हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको ज़रूर शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।